गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध साहित्य का पूरा विवरण और जानकारी प्राप्त करी कि वह क्या क्या साहित्य लिखा गया। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध साहित्य के इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोगिता पर बात करेंगे। बौद्ध साहित्य इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह लिखित साहित्य के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य को हमने अपौरुषेय मानते हुए उसमें हमारे को वेदों में जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह किस समय और किसके द्वारा लिखी गई है। उसको हमने माना है कि यह जो उस समय के ऋषि मुनि थे उन्होंने इसका लेखन किया है। परंतु बौद्ध साहित्य की महत्ता इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह स्रोत एक लिखित साहित्य के रूप में हमारे को प्राप्त होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता जो है वह हम इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ सकते हैं कि यह अपेक्षाकृत प्राचीन एवं प्रामाणिक साहित्य है। यानी कि सबसे प्राचीन लिखित साहित्य के रूप में यह सबसे प्राचीन साहित्य है और इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है वह हम ठोस प्रामाणिक रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साहित्य है। बौद्ध साहित्य ब्राह्मण साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक भी है, तर्कसंगत है, उसमें एक रूपता है। अधिकांश विवरण जो है वह हमारे को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी प्राप्त होता है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास लेखक पुरातत्व के बाद में यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के पश्चात में इतिहास लेखन में बौद्ध साहित्य से जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं या विवरण जो हमें प्राप्त होता है, घटनाओं का वृत्तांत जो हमें प्राप्त होता है, उसको सर्वाधिक विश्वसनीय मानते हैं। दूसरा, बौद्ध साहित्य राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में भी सहायक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम देखें तो उसके राजनीतिक इतिहास को हम महत्वपूर्ण कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं और इन कालखंडों का विवरण हमारे को बौद्ध साहित्य में काफ़ी जगहों पर लिखा हुआ या प्रसंग हमारे को प्राप्त होते हैं। बुद्धकालीन भारत जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व का है, ईस्वी पूर्व का है, उस समय का भारत का राजनीतिक इतिहास की सबसे प्रामाणिक जानकारी हमारे को बौद्ध ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। उसी के आधार पर हम ये मानते हैं कि भारत में गणराज्यों की स्थापना हो चुकी थी। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्धकालीन हमें 11 गणराज्यों, उनकी भौगोलिक, उनकी राजनीतिक स्थिति, गणतंत्रीय शासन प्रणाली, इन सब का उल्लेख हमारे को अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। बुद्ध के समय के जो 4 प्रमुख राजवंश उस समय जो थे, जिसमें अवंती, वत्स, कौशल और मगध, इसके विषय में भी हमारे को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है और यह भी हमारे को बौद्ध साहित्य से ही प्राप्त होती है। मगध पर शासन करने वाले जो शासक रहे हैं, जिसमें हर्यक वंश में शिशुनाग है, नंद वंश के शासक हैं, उन सब के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और उसके पश्चात जो एक मगध पर शासन करने वाला महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश जो स्थापित हुआ, जिसने अपने सत्ता अपने हाथ में ली, उसके बारे में हमारे को बौद्ध ग्रंथों दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंद पनो, महाबोधि वंश, महावंश टीका, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प आदि से महत्वपूर्ण और पर्याप्त जानकारी मिलती है।
महावंश टीका में तो नंदवंश और चाणक्य और चंद्रगुप्त के मध्य जो संबंध रहे हैं और चंद्रगुप्त ने जिस प्रकार की विजय हासिल करी हैं और राजनीतिक सत्ता का अपना प्रसार किया है, इसकी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे को इसमें महावंश टीका में प्राप्त होती है। दिव्य अवदान से हमारे को बिंदुसार और अशोक के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। शुंगकालीन इतिहास के लिए दिव्य अवदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प महत्वपूर्ण साधन हैं। कनिष्क और से लेकर के आप हर्ष के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में भी हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो यूनानी आक्रमण भारत पर हुए और यूनानी वंश जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पर स्थापित हुए, उनके संबंध में, यानी कि इंडो ग्रीक शासकों, जिसमें मुख्य रूप से मेनेंडर का नाम आता है, तो मिलिंदपनों में हमारे को हिंदू यवनी शासक और शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के स्रोत के रूप में तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो योगदान है और उपयोगिता है, वह है कि बौद्ध धर्म के उदय और उसके विकास के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य का उदय, उसका विकास, उसके विभिन्न मठों, सिद्धांतों, संप्रदायों, बौद्ध संघ का किस प्रकार से संगठन किया गया, आचार विचार विधि, क्या चीज़ें उसमें निषेध रहीं, महात्मा बुद्ध के क्या उपदेश रहे, किस प्रकार के बौद्ध धर्म के सिद्धांत रहे, बौद्ध स्थविरों, बौद्ध आचार्यों के सिद्धांत और बौद्ध संगतियों आदि के बारे में हमारे को विशद और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि विनय पिटक में हमारे को बौद्ध संघ के नियम और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, इससे संबंधित निर्देशों का उल्लेख हमारे को विनय पिटक में प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्यानों का संकलन किया गया है। बौद्ध साहित्य से इस प्रकार हमें समय समय पर आयोजित होने वाली बौद्ध संगीतियाँ, उन संगीतियों में किस प्रकार के दार्शनिक चिंतन किया गया, किस प्रकार के दार्शनिक संवाद, व्याख्यान, वाद विवाद किए गए और उन बौद्ध संगीतियों में किस प्रकार के महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित निर्णय लिए गए, बौद्ध धर्म के जो स्थविर, यानी कि जो एक जगह रह कर के अपनी पूजा अर्चना किया करते थे, और महासांगिक जो पूजा अर्चना करने वाले थे, और बाद में फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार बौद्ध धर्म का दो भागों में बंटवारा हुआ, हीनयान और महायान संप्रदाय का किस प्रकार से विकास हुआ, तथा बौद्ध धर्म में ही अन्य जो मतों का उदय हुआ वह किस प्रकार से हुआ, उन मतों की क्या अपनी नियम थे, वे किस प्रकार से बौद्ध धर्म के मुख्य विचारों से किस प्रकार से अलग थे, उनका बौद्ध सिद्धांत या बौद्ध बुद्ध के संबंध में उनके क्या विचार थे। जैसे कि वज्रयान मत जो था वह उभर करके सामने आया। इसी तरह से हम देखते हैं कि थेरीवाद जो है बौद्ध धर्म में काफ़ी प्रभाव में रहा है। इसी तरह से बौद्ध धर्म के अंतर्गत जादू टोने और का विश्वास किस प्रकार से बढ़ा, इन सब के बारे में हमारे को
इन बौद्ध साहित्य में एक डिटेल जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसकी उपयोगिता हम देखते हैं कि हमारे को न केवल धार्मिक जानकारी ही प्राप्त हुई, बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ सिर्फ इसी के बारे में ही जानकारी प्राप्त नहीं हुई, वरन तात्कालिक समाज और समाज का विकास किस प्रकार से हुआ उसकी जानकारी भी हमारे को बौद्ध साहित्य में प्राप्त होती है। कहने को बौद्ध साहित्य एक दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है या बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, परंतु जहाँ ये बौद्ध शिक्षाओं का विवरण दे रहा है, बौद्ध सिद्धांतों का हमारे को आकलन कर रहे हैं, वहीं हमारे को प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए भी यह एक सहायक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण साधन प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ बौद्ध साहित्य में राजनीतिक इतिहास की जानकारी दी जा रही है, तो परोक्ष रूप से समाज की जानकारी हमारे को प्राप्त हो जाती है। बौद्ध ग्रंथों में हम देखते हैं कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणों की किस प्रकार से प्रभुता स्थापित हो गई थी, उसकी वो कटु आलोचना जब कर रहे हैं, तो इस आलोचना से हमारे को समाज किस प्रकार से जाति में विभाजित था या धर्म का क्या प्रभाव था, इसकी जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बौद्ध कालीन इस साहित्य में हमारे को कई प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख भी प्राप्त होता है, और ये व्यवसाय करने वाली जातियाँ कौन कौन सी थी, इन व्यवसायों को कौन सी जाति संभाल रही थी, इसकी जानकारी भी हमारे को बौद्ध साहित्य में प्राप्त होती है। तो हमारे को तात्कालिक कौन सी जातियाँ विद्यमान थी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में विशेषकर से जातक ग्रंथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि जातक ग्रंथ में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत की सामाजिक दशा का महत्वपूर्ण विवरण दे रखा है। क्योंकि जातक कथाएं बुद्ध के जीवन से जहाँ संबंधित है, वही उसको समाज में प्रचलित जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी कहानियों का उल्लेख हमारे को, लघु कथाओं का उल्लेख हमारे को मिलता है, जिसके अंतर्गत हमारे को वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की क्या दशा थी, विवाह किस प्रकार से किए जाते थे, शिक्षा किस प्रकार से थी, सामान्य जनजीवन कैसा था, सामान्य जनता का चरित्र कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से धार्मिक देशाटन किया जाता था, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, तीर्थ यात्रा में मानव चरित्र का उल्लेख हमारे को मिलता है कि एक व्यापारी या कोई व्यक्ति कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है तो वह किस प्रकार से अपना मूल्यवान वस्तुओं को अपने पड़ोसी को दे करके जाता है और वह उसकी सुरक्षा भी करता है। साथ ही साथ हमारे को यह भी ज्ञात होता है कि कई बार मन में चोर आ जाने के कारण या लालच आ जाने के कारण वह उस संपत्ति को हड़पता भी है, तो उसका सुलह किस प्रकार से की जाती है, राजा का किस प्रकार से इसमें अपना उनका रोल रहा है। यह सब बातें हमारे को सामाजिक इतिहास से संबंधित जो जीवन की घटनाएं हैं उनका वर्णन हमारे को इसमें प्राप्त होता है। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मिलिंद-पनो, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, सौदरानंद, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, इन सब ग्रंथों में द्वितीय शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व या 8वीं शताब्दी तक का हमारे को भारतीय समाज से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो तात्कालिक समाज और इतिहास के, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम से ही संबंधित नहीं है, समाज का निर्माण किस प्रकार से होता है, सामाजिक स्थितियाँ किस प्रकार की रहती हैं या रही, उन सब का विवरण हमारे को हमारे इतिहास के अध्ययन क्षेत्र में ही आता है। इसलिए इस सभी घटनाओं की जानकारी हमारे को
बौद्ध धर्म के जो ये मुख्य चाहे वे संस्कृत के ग्रंथ हों, पाली भाषा के ग्रंथ हों या पाली संस्कृत के ग्रंथ हों, इन सब में हमारे को भारतीय समाज की कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारे को 6ठी से 8वीं सदी के समाज को पढ़ने में या अध्ययन करने में सहायक सिद्ध होती है। थैंक यू। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम और इसके जो उपयोगिता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।